नमस्कार। आज हम डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी के सामाजिक लोकतंत्र के विचार पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वे अंबेडकर का सामाजिक लोकतंत्र सिद्धांत और प्रासंगिकता नामक एक लेख के कुछ अंश हैं। हमारा मकसद है अंबेडकर जी के लोकतंत्र के कह सकते हैं अनूठे नजरिए को समझना। हाँ। खास तौर पर सामाजिक बराबरी पर उनके जोर और भारतीय समाज के लिए इसके मायने को जानना। बिल्कुल। हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने सिर्फ राजनीतिक मतलब वोट डालने वाले लोकतंत्र से आगे बढ़कर एक सामाजिक और नैतिक लोकतंत्र की बात की। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। देखिए, अंबेडकर जी के लिए लोकतंत्र महज सरकार चुनने का एक तरीका नहीं था। ये उनके लिए एक गहरा नैतिक सिद्धांत था और जिसे उन्होंने सहचारी जीवन कहा। सहचारी जीवन, थोड़ा समझाएंगी इसे? हाँ, मतलब एक ऐसा समाज जहाँ लोग सिर्फ साथ रहे नहीं बल्कि आपसी सम्मान, समझ और सहयोग से एक दूसरे से जुड़े हों। उनका एक बुनियादी सवाल था, अगर समाज ही लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित नहीं है तो उसमें लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ नाम के लिए ही तो हो गई ना। सही बात है। उन्होंने उन लोगों की आवाज उठाई जिन्हें समाज में बराबरी तो दूर, बुनियादी इंसान होने के अधिकार भी नहीं दिए गए थे। उनके लोकतंत्र का केंद्रीय विचार था एक व्यक्ति एक मूल्य। ये आज सुनने में शायद सामान्य लगे, लेकिन उस समय के भारतीय समाज के लिए ये क्रांतिकारी विचार था। हर व्यक्ति का समान महत्व है जी, और उसे अपनी क्षमता का पूरा विकास करने का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने पश्चिमी संसदीय लोकतंत्रों को भी परखा। अच्छा। पाया कि वहां भी सिद्धांत तो अच्छे थे, लेकिन गलत विचारधाराओं और ताकतवर वर्गों के संगठनों के कारण वे आम आदमी के लिए ज्यादातर विफल रहे। मतलब शासक वर्ग शासक ही बना रहा और आम आदमी को स्वतंत्रता, संपत्ति और सुख की तलाश में बराबरी का मौका नहीं मिला। तो क्या उन्होंने समाजवाद को एक बेहतर विकल्प माना? हाँ। उस पर उनके क्या विचार थे? देखिए, उन्होंने समाजवाद पर गहराई से सोचा, लेकिन वे उसके उस रूप की आलोचना करते थे जो तानाशाही की तरफ ले जाता था। अच्छा। वे व्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते थे, इसलिए उन्होंने एक अलग रास्ता सुझाया। उन्होंने संसदीय लोकतंत्र को खारिज नहीं किया, बल्कि उसे एक नया, ज्यादा गहरा अर्थ दिया। कैसे? उन्होंने इसे सिर्फ राजनीतिक दायरे से निकालकर सामाजिक और आर्थिक बराबरी तक फैलाया। इसी सोच से राज्य समाजवाद का विचार आया। राज्य समाजवाद? स्टेट सोशलिज्म। हाँ, यानी समाजवाद लेकिन तानाशाही के बिना, संसदीय तरीकों से और सबसे महत्वपूर्ण संविधान के कानून के जरिए लागू किया जाए, ताकि उसे आसानी से बदला न जा सके। बिल्कुल। उनका असली लक्ष्य था स्वतंत्रता और समानता के बीच एक संतुलन साधना, ताकि एक विविधता भरे समाज में लोग मिलजुल कर यानी सहचारी जीवन जी सकें। उनके संसदीय लोकतंत्र की धारणा 4 मजबूत खंभों पर टिकी थी। जी। पहला, हर व्यक्ति अपने आप में महत्वपूर्ण है, वो किसी और चीज का साधन मात्र नहीं है। ठीक है। दूसरा, व्यक्ति के कुछ ऐसे अधिकार हैं जो उससे छीने नहीं जा सकते और इनकी गारंटी संविधान को देनी होगी। ये पहले 2 सिद्धांतों व्यक्ति की गरिमा और अधिकारों पर जोर देते हैं। बाकी तो क्या थे? हाँ, तीसरा सिद्धांत था कि किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष लाभ या पद पाने के लिए वो अपने संवैधानिक अधिकारों को छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। और चौथा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, राज्य अपनी शासन करने की शक्ति किसी निजी व्यक्ति या समूह को नहीं सौंपेगा, यानी सत्ता का निजीकरण नहीं होगा। अच्छा। ये चारों मिलकर एक ऐसे लोकतंत्र की तस्वीर बनाते हैं जहां व्यक्ति केंद्र में है, लेकिन सामाजिक जिम्मेदारी भी है। यहाँ ये बात सच में सोचने पर मजबूर करती है कि उनके लिए राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अधूरा और बेमानी था जब तक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित ना हो। बिल्कुल। मतलब सिर्फ वोट डालने का अधिकार काफी नहीं, समाज का ढांचा भी बराबरी वाला होना चाहिए। तो क्या इसका मतलब ये है कि उनके अनुसार बिना सामाजिक बदलाव के राजनीतिक सुधार टिक नहीं सकते? हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। अंबेडकर जी का यही मानना था। उनके अनुसार भारत जैसे देश में लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए कुछ बुनियादी शर्तें पूरी होनी जरूरी थीं। जैसे? ये शर्तें सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि गहरी सामाजिक थीं।
उन्होंने कहा कि समाज में भयानक असमानताएं नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक तबका पीढ़ियों से दबा कुचला जा रहा हो और दूसरा तबका सारे मजे लूट रहा हो। उन्होंने और शर्तें भी बताईं, जैसे कोई ऐसा उत्पीड़ित और दमित वर्ग नहीं होना चाहिए जिसका लगातार शोषण हो रहा हो। ठीक है। और ना ही कोई ऐसा वर्ग हो जिसे सारे विशेषाधिकार प्राप्त हों, जबकि समाज का सारा बोझ दूसरे वर्गों पर हो। और विपक्ष? हाँ, लोकतंत्र के लिए एक मजबूत और जिम्मेदार विपक्ष का होना जरूरी है। कानून और प्रशासन की नजर में सब बराबर हों, किसी के साथ पक्षपात ना हो। और शायद सबसे अहम, जिसे उन्होंने बार बार दोहराया, संवैधानिक नैतिकता का पालन हो। संवैधानिक नैतिकता, ये थोड़ा और समझाएंगी? जी, मतलब सिर्फ संविधान के नियमों का ही नहीं, बल्कि उसकी मूल भावना का सम्मान और पालन किया जाए। कानून तोड़ने से बचना ही काफी नहीं, कानून के पीछे जो न्याय का सिद्धांत है उसे अपनाना। ये शर्तें तो काफी गहरी और चुनौतीपूर्ण लगती है। हाँ, और उनके लिए लोकतंत्र की असली जड़ें समाज में थीं, लोगों के आपसी रिश्तों में, उनके रोजमर्रा के व्यवहार में, उनके सहचारी जीवन में। अच्छा। उनका मानना था कि इतिहास गवाह है, बड़ी राजनीतिक क्रांतियों से पहले हमेशा सामाजिक और धार्मिक सोच में क्रांति आई है। जैसे यूरोप में? बिल्कुल, जैसे यूरोप में भी राजनीतिक बदलावों से पहले पुनर्जागरण और सुधार आंदोलन हुए थे, जिन्होंने लोगों की सोच बदली। इसलिए एक कामयाब लोकतंत्र के लिए पहले एक नैतिक रूप से मजबूत और न्यायपूर्ण समाज का होना जरूरी है। इसी से जुड़ा हुआ उनका एक और शक्तिशाली विचार था, सार्वजनिक अंतरात्मा, पब्लिक कॉन्शियंस। ये सुनने में ही बहुत वजनदार लगता है। इसका असल मतलब क्या है और ये क्यों जरूरी है? सार्वजनिक अंतरात्मा, देखिए, इसका मतलब है समाज की सामूहिक चेतना या ज़मीर। जी। लेकिन ये सिर्फ अपने समूह या अपनी जाति के लोगों पर हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है कि समाज का हर व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति पर हो रहे अन्याय को देखकर आंदोलित हो, दुखी हो और पीड़ित की मदद के लिए खड़ा हो, चाहे वो पीड़ित किसी भी जाति, धर्म या समूह का हो, और चाहे अन्याय करने वाला कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। बिल्कुल, ये समझना महत्वपूर्ण है कि अंबेडकर के लिए ये सिर्फ एक अच्छी भावना नहीं, बल्कि लोकतंत्र के जीवित रहने की शर्त थी। हाँ। क्योंकि अधिकार आखिरकार कानून की किताबों से ज्यादा समाज की इसी नैतिक अंतरात्मा से सुरक्षित रहते हैं। अगर समाजी उदासीन या अन्याय का समर्थक है, तो दुनिया का कोई भी कानून, संसद या अदालत आपको असल में अधिकार नहीं दिला सकती। ये तो बहुत गहरी बात है। इसके बिना कानून बेअसर है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है, खासकर जब हम समानता की बात करते हैं? ऐसा लगता है कि समानता का विचार अंबेडकर जी की पूरी सोच के केंद्र में था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। समानता अंबेडकर जी के सामाजिक लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, उसका मूल सिद्धांत है। स्वतंत्रता और बंधुत्व मतलब भाईचारा जैसे दूसरे महान मूल्य भी इसी समानता की जमीन से उपजते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा, और बहुत स्पष्ट रूप से कहा, लोकतंत्र समानता का ही दूसरा नाम है। अच्छा। उन्होंने पश्चिमी लोकतंत्रों की इसी बात पर आलोचना की कि उन्होंने स्वतंत्रता पर तो बहुत जोर दिया, लेकिन समानता को नजरअंदाज कर दिया। और नतीजा ये हुआ कि वहाँ लोकतंत्र से एक नाम और एक औपचारिक ढांचा बनकर रह गया, असल बराबरी नहीं आई। अंबेडकर जी ने समानता के इस विचार को सिर्फ राजनीतिक वोट के अधिकार तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने इसे समाज और अर्थव्यवस्था के हर पहलू तक पहुंचाया, और ये खास तौर पर भारत जैसे जाति आधारित समाज के लिए जरूरी था, जहां श्रेणीबद्ध असमानता थी। ग्रेडेड इनइक्वालिटी। जी, इसका मतलब है ऐसी असमानता जहां जातियां एक के ऊपर एक सीढ़ी की तरह बंटी हुई हैं, जिसमें कुछ जन्म से ही ऊंची और पवित्र मानी जाती हैं और कुछ नीची और अपवित्र। उन्होंने इस व्यवस्था के सबसे निचले पायदान पर रखे गए अस्पृश्यों के लिए गरिमा, स्वाभिमान और बराबरी के हक की जोरदार वकालत की। और हिंदू सामाजिक व्यवस्था की उनकी जो तीखी आलोचना थी, क्या वो इसी श्रेणीबद्ध असमानता पे आधारित थी? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने बहुत बारीकी से विश्लेषण किया कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था असल में 3 मुख्य सिद्धांतों पर टिकी है। क्या थे वो सिद्धांत? पहला, यही श्रेणीबद्ध असमानता, यानी जन्म के आधार पर ऊंच नीच। दूसरा, हर जाति या वर्ग के लिए काम धंधी पहले से तय है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, बदलने की इजाजत नहीं। और तीसरा, लोगों को अपनी अपनी जातियों के दायरे में ही कैद रखना, ताकि समाज में कोई गतिशीलता ना आ सके, कोई ऊपर न उठ सके। उन्होंने साफ कहा कि ये पूरी व्यवस्था बनाई ही इसलिए गई है ताकि सामाजिक असमानता हमेशा बनी रहे। इसमें व्यक्ति की योग्यता, उसकी इच्छा का कोई मोल नहीं है, सब कुछ जन्म से तय है।
और उन्होंने ये भी बताया कि यही सिद्धांत आर्थिक क्षेत्र में भी लागू होता है। अच्छा, कैसे? वहाँ का नियम हर एक से उसकी जरूरत के हिसाब से लो और हर एक को उसकी काबिलियत के हिसाब से दो नहीं है, बल्कि नियम है हर एक से उसकी जरूरत के हिसाब से लो, पर हर एक को उसकी श्रेष्ठता मतलब उसकी ऊंची जाति के हिसाब से दो। From each according to his need to each according to his nobility. जी, जाहिर है ये समानता के विचार का पूरी तरह से मजाक उड़ाना है। इसीलिए अंबेडकर जी ने माना कि ये व्यवस्था समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की दुश्मन है और न्याय का मतलब ही है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। उन्होंने जोर दिया कि एक सच्चे लोकतांत्रिक समाज का फर्ज है कि वो हर व्यक्ति की छिपी हुई क्षमताओं को खोजे और उन्हें समाज के भले के लिए विकसित करे, न कि जन्म के आधार पर उन्हें कुचल दे। तो संक्षेप में कहें, अंबेडकर जी के अनुसार लोकतंत्र तभी फल फूल सकता है जब समाज में 3 चीजें हों। सामाजिक बराबरी, आर्थिक सुरक्षा मतलब पेट भरने की चिंता से मुक्ति और ज्ञान यानी शिक्षा तक सबकी पहुंच। ये तो बहुत ऊंचे आदर्श हैं, लेकिन अंबेडकर जी ने इन आदर्शों को खास तौर पर दलितों और दूसरे कमजोर वर्गों के लिए हकीकत में बदलने और उनकी रक्षा करने का क्या रास्ता सुझाया? सिर्फ सिद्धांत बना देना तो काफी नहीं था, उन्हें लागू कैसे किया जाए? सही सवाल है। उनके अधिकारों का पूरा नजरिया इसी समानता के विचार से जुड़ा था। यह उस अन्याय भरी सामाजिक व्यवस्था और शोषण के खिलाफ था जो धर्म के नाम पर थोपा गया था। उन्होंने साफ देखा कि लोगों के अधिकार, समाज का ढांचा और अर्थव्यवस्था, ये तीनों चीजें आपस में गहरी जुड़ी हुई हैं। जी। उनका मानना था कि अधिकार सिर्फ कानून की किताब में लिखे होने से असली नहीं हो जाते। वो असली तभी होते हैं जब हर नागरिक उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बिना किसी डर या रुकावट के इस्तेमाल कर सके। उन्होंने खास तौर पर अस्पृश्यों की अनूठी और भयानक मुश्किलों को दुनिया के सामने रखा। क्या थी वो मुश्किलें? उनकी जबरदस्त आर्थिक निर्भरता। अक्सर उन्हें गांव के बाहर गंदी बस्तियों में रहने को मजबूर किया जाता था। हाँ। जिससे वे पूरी तरह जमींदारों और ऊंची जातियों पर निर्भर रहते थे। बिल्कुल। रोजमर्रा का सामाजिक अपमान और तिरस्कार जो किसी भी इंसान की गरिमा को तार-तार कर देता है। और भेदभाव। हाँ, और निजी और सार्वजनिक जीवन के हर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर होने वाला भेदभाव। उन्होंने तर्क दिया कि जब तक ये भेदभाव और आर्थिक गुलामी मौजूद है, तब तक संविधान में लिखे मौलिक अधिकार उनके लिए पूरी तरह बेमानी है। ये बहुत तीखी और सच्ची बात थी कि बिना सामाजिक और आर्थिक बराबरी के राजनीतिक अधिकार खोखले हैं। बिल्कुल। यहाँ ये बात खास तौर पर ध्यान देने लायक है कि अंबेडकर जी ने सिर्फ सबके लिए समान अधिकारों की वकालत नहीं की। हाँ। उन्होंने समाज की सच्चाई को देखते हुए मतभेदों को पहचाना। हाँ। और दलितों मतलब अनुसूचित जातियों के लिए विधायिका, सरकारी नौकरियों और शिक्षा में विशेष सुरक्षा उपायों और आरक्षण जैसे प्रावधानों की जोरदार वकालत की। जी। और उन्होंने दलितों को धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं बल्कि एक सामाजिक अल्पसंख्यक माना। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उन्हें हिंदू बहुसंख्यक समाज के भीतर ही भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था। इसलिए दलित अधिकारों को उन्होंने हिंदू बहुमत के खिलाफ अल्पसंख्यक अधिकारों की तरह देखा। ये बहुत ही महीन लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। बिल्कुल। और ये भी जानना जरूरी है कि उन्होंने धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि के लिए भी विशेष प्रावधानों का समर्थन किया था। अच्छा। लेकिन इसका आधार उन्होंने धर्म को नहीं माना, बल्कि उन समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को माना। उनका विचार था कि अधिकार सिर्फ घोषित कर देना काफी नहीं, उनके हनन होने पर उपचार मतलब रेमेडीज भी उतने ही जरूरी हैं। यानी कानूनी रास्ता। हाँ, यानी अगर किसी के अधिकार छीने जाते हैं तो उसके पास तुरंत और असरदार कानूनी रास्ता होना चाहिए। और इसमें राज्य को सिर्फ तमाशा देखने वाला नहीं, बल्कि कमजोरों की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से दखल देना चाहिए। जी। लेकिन और ये बात वे बार बार दोहराते थे, अधिकारों का असली और आखिरी रक्षक कानून या अदालतें नहीं, बल्कि समाज की अपनी सामाजिक और नैतिक अंतरात्मा है। बिल्कुल। अगर समाज का जमीर ही मरा हुआ है या भेदभाव को सही मानता है तो कानून अकेले कुछ नहीं कर सकता। इस पूरे सामाजिक और राजनीतिक ढांचे के अंदर अंबेडकर जी की आर्थिक सोच क्या थी? हमने शुरू में राज्य समाजवाद का जिक्र सुना था, उसे थोड़ा और समझाएंगे। हाँ, राज्य समाजवाद ये उनकी आर्थिक दृष्टि का केंद्र था और खास बात ये थी कि वे चाहते थे कि इसे संविधान के जरिए लागू किया जाए ताकि सरकारें बदल ना सकें। हाँ, ताकि आने वाली सरकारें इसे अपनी मर्जी से आसानी से बदल ना सकें। इसमें मुख्य रूप से 2 बातें थीं। पहला,
खेती की जमीन पर राज्य का मालिकाना हक हो और उस पर सामूहिक खेती की जाए। कलेक्टिव फार्मिंग। जी। दूसरा, बड़े उद्योगों में भी समाजवाद का एक बदला हुआ रूप लागू हो और इन दोनों के लिए जरूरी पैसा मतलब पूंजी मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य की हो। और लक्ष्य क्या था इसका? उनका लक्ष्य था देश की उत्पादकता बढ़ाना, दौलत का ज्यादा से ज्यादा समान बंटवारा करना और देश का तेजी से औद्योगिकरण करना। लेकिन ये सब बिना पूंजीवाद की भयानक असमानताओं और शोषण के और बिना तानाशाही लाए संसदीय लोकतंत्र के दायरे में रहकर करना था। ये सोच उस समय के शास्त्रीय उदारवाद से तो बहुत अलग थी। हाँ, क्लासिकल लिबरलिज्म से बहुत अलग थी, जो कहता था कि सरकार को अर्थव्यवस्था में कम से कम दखल देना चाहिए। अंबेडकर जी ने उस आजादी पर ही सवाल उठाया जो सिर्फ जमींदारों और पूंजीपतियों को मजदूरों का शोषण करने की आजादी देती थी। उसे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इसे निजी मालिक की तानाशाही कहा, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्राइवेट एम्प्लॉयर। उनका साफ मानना था कि समाज में बराबरी लाने के लिए खासकर अस्पृश्यों जैसे सदियों से दबे कुचले समूहों को ऊपर उठाने के लिए आर्थिक अवसरों में राज्य का हस्तक्षेप जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये लोग सिर्फ सामाजिक अपमान ही नहीं बल्कि भयानक आर्थिक निर्भरता का भी शिकार थे। उनके लिए राज्य समाजवाद एक तरह से पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद मतलब जाति व्यवस्था दोनों की दोहरी जकड़ से निकलने का रास्ता था। जाहिर है इतने बड़े और क्रांतिकारी विचारों वाले विचारक की आलोचना भी जरूर हुई होगी। क्या स्रोत में इस बारे में कुछ बताया गया है? हाँ, स्रोत में कुछ मुख्य आलोचनाओं का जिक्र संक्षेप में किया गया है। इन्हें हम कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं। बताइए जरा। पहली, आर्थिक आलोचना। कुछ लोगों का मानना था कि राज्य समाजवाद पर इतना ज्यादा जोर देने से सरकारी बाबुओं का राज मतलब नौकरशाही बढ़ेगी, अक्षमता आएगी और सारी ताकत केंद्र सरकार के पास सिमट जाएगी। बिल्कुल। दूसरी, सामाजिक और नैतिक आलोचना। कुछ को लगा कि वो एक ऐसी आदर्श नैतिक व्यवस्था की उम्मीद कर रहे थे जो शायद असल दुनिया में मुमकिन न हो, मतलब अवास्तविक आदर्शवाद। ये भी कहा गया कि उन्होंने वर्ग के बजाय जाति पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया, जिससे वर्ग संघर्ष का विश्लेषण सीमित हो गया। और व्यावहारिक स्तर पर? हाँ, तीसरी तरह की आलोचनाएं व्यावहारिक कार्यान्वयन से जुड़ी थीं। स्वतंत्रता और समानता के बीच तनाव, खासकर आरक्षण जैसी नीतियों को लेकर बहस। हाँ, वो बहस तो आज भी चलती है। जी। जाति को पूरी तरह खत्म करने के उनके लक्ष्य को अव्यावहारिक माना गया, क्योंकि जाति व्यवस्था आधुनिक समाज में भी किसी न किसी रूप में बनी हुई है। एक और आलोचना ये भी है कि उन्होंने लैंगिक मुद्दों, खासकर दलित महिलाओं के तहरे शोषण मतलब जाति, वर्ग, लिंग पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना देना चाहिए था। अच्छा। और आखिर में शायद उन्होंने संविधान और कानूनी सुरक्षा पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया, ये मानते हुए कि कानून बना देने से ही सब ठीक हो जाएगा, जबकि सामाजिक सोच बदलना ज्यादा जरूरी है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, खासकर जाति के मुद्दे पर। स्रोत के अनुसार जाति की भूमिका को समझने में अंबेडकर जी कितने सही थे अगर हम उनकी तुलना उन आलोचकों से करें जो शायद जाति को वर्ग संघर्ष या किसी और चीज में घटा कर देखते हैं। देखिए, स्रोत का जो मूल्यांकन दिया गया है उसके अनुसार अंबेडकर जी का विश्लेषण काफी हद तक सटीक माना जाता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि स्रोत कहता है कि जाति सिर्फ आर्थिक वर्ग का मामला नहीं है। भारत में जाति को एक तरह की दैवीय या धार्मिक मंजूरी मिली हुई है, जिसके कारण अमीर या पढ़ा लिखा होने के बावजूद निचली जातियों के साथ भेदभाव होता है। यही वो श्रेणीबद्ध असमानता है जी। यह लोगों की शिक्षा, रोजगार, सामाजिक जीवन, यहाँ तक कि शादी ब्याह और खान पान सब कुछ तय करती है। अंबेडकर जी ने बिल्कुल सही पहचाना कि जब तक जाति व्यवस्था खत्म नहीं होती तब तक सच्चा राजनीतिक लोकतंत्र कामयाब नहीं हो सकता। क्योंकि उसमें वो सहचारी जीवन और सार्वजनिक अंतरात्मा पनप ही नहीं सकती जिसकी हमने बात की। हाँ। स्रोत के अनुसार अगर राज्य सक्रिय रूप से हस्तक्षेप नहीं करेगा, जैसे आरक्षण या राज्य समाजवाद के जरिए, और समाज में नैतिक सुधार नहीं होंगे, तो सत्ता स्वाभाविक रूप से ऊंची जातियों के हाथ में ही रहेगी और बराबरी के लिए होने वाला संघर्ष शायद हिंसक भी हो जाए। इसलिए अंबेडकर जी के सुझाए समाधान, भले ही उनकी आलोचना हो, भारत के अनोखे और जटिल सामाजिक ताने बाने के लिए आज भी प्रासंगिक माने जाते हैं। और यहाँ हम फिर स्पष्ट कर दें कि ये सिर्फ स्रोत में दिए गए मूल्यांकन का वर्णन है, हम इसमें कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि डॉक्टर अंबेडकर का सामाजिक लोकतंत्र का नजरिया कितना विशाल और गहरा था।
ये सिर्फ सरकार बदलने का फॉर्मूला नहीं था, नहीं, बल्कि ये राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक स्तर पर एक मुकम्मल बदलाव का सपना था। हाँ, एक समग्र दृष्टि थी। एक ऐसा सपना जिसकी नींव समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर रखी थी, और जो भारत की जमीनी हकीकत, खासकर जाति व्यवस्था की क्रूर सच्चाई की गहरी और बारीक समझ पर आधारित था। और आखिर में एक सवाल जो शायद हमें सोचने पे मजबूर करे। जी। आज भी भारत में व्यक्तिगत अधिकारों और समूह की सुरक्षा के लिए बनाए गए विशेष प्रावधानों जैसे आरक्षण के बीच जो एक तनाव दिखाई देता है, वो न्याय और समानता की हमारी आज की बहसों को कैसे दिशा दे रहा है? ये सोचने वाली बात है। और अंबेडकर जी ने जिस सहचारी जीवन यानी आपसी सम्मान और सहयोग पर आधारित समाज की कल्पना की थी, उसे आज की लगातार बनी हुई सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के बीच कैसे असलियत में उतारा जा सकता है? बिल्कुल, ये विचार हमें आगे सोचने के लिए एक नई दिशा देते हैं। आज की ये गहरी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जी।